नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के टीचिंग मेथड्स। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। पहला पढ़ा था भारत के प्रमुख गणितज्ञ। दूसरा पढ़ा था हमने गणित की प्रकृति एवं परिभाषाएं। तीसरा पढ़ा था हमने गणित शिक्षण के उद्देश्य। और चौथा है गणित शिक्षण की विधियां। और हम दोस्तों सिलेबस कवर कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के मैथ्स के टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों की परिभाषाएं दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषाएं पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन एक नॉलेज के लिए हम इनके बारे में जान लेते हैं। वोल्टेयर एंड स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक विधि में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, कोई भी विधि पूरी तरह से सही नहीं होती है। यानी वोल्टेयर एंड स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक विधि में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। यानी कोई भी विधि अपने आप में परिपक्व नहीं है। विद्यार्थी कम से कम बोलने और ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के लिए आतुर रहते हैं। यानी जो शिक्षण विधियाँ हैं इनका उद्देश्य क्या है, जो विद्यार्थी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करें और कम से कम बोलें। ये शिक्षण विधियों का उद्देश्य है। दूसरी परिभाषा है टेलीरेंट के अनुसार विधि मास्टर की मास्टर है। यानी जो टेलीरेंट है वो बोल रहे हैं जो विधि है वो मास्टर की मास्टर है, यानी जो अध्यापक है उसकी भी टीचर है विधि। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षण विधियां चाहे अच्छी हो या बुराइयां शिक्षक तथा छात्रों के संबंध प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों ये क्या है, छात्रों शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंध प्रस्तुत करती है। यानी कोई भी शिक्षण विधि यदि अच्छी ही है तो वो क्या है, अध्यापक और छात्रों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करेगी। और यदि विधियां अच्छी नहीं है तो दोनों के मध्य जो संबंध है वो कमजोर होंगे और एक दूसरे के विपक्ष में जाएंगे। यानी अध्यापक यदि अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है तो छात्रों और जो अध्यापक है उनके मध्य एक मधुर संबंध स्थापित होंगे। और यदि शिक्षण विधियां सही नहीं है तो छात्र भी यही बोलेंगे कि इस मास्टर को पढ़ाना नहीं आता है। यानी आपको आता कितना है उससे वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरह से अधिगम करवाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अधिक आवश्यक है। यदि आपको शिक्षण विधियों का अच्छा ज्ञान नहीं है तो छात्रों की नज़रों में आप एक अच्छे अध्यापक नहीं है। इसलिए जो शिक्षण विधियां हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार वो छात्रों के मध्य संबंध स्थापित करती हैं, चाहे वो अच्छी हो तरीके से हो या बुरी तरीके से। शिक्षण विधियों की विशेषताएं हैं, ये लक्ष्य केंद्रित होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका प्रत्येक का अपना एक लक्ष्य होता है। छात्रों और शिक्षण बिंदु पर आधारित होती हैं। जो विद्यार्थी होते हैं यानी कौन सी कक्षा के हैं उस कक्षा के अनुसार शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। उनके जो बुद्धि है दोस्तों, जो उनकी बुद्धि है या आईक्यू लेवल है, उसी आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ये सिलेबस का निर्माण किया जाता है और उसके अनुसार ही शिक्षण विधियां और शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षण बिंदु पर आधारित होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो शिक्षण विधियां होती हैं जैसे कोई रेखा गणित पढ़ा रहे हैं या अंक गणित पढ़ा रहे हैं तो उसी के अनुसार शिक्षण विधियां होती है और उसी शिक्षण बिंदु पर आधारित होती है। इनमें गतिशीलता होती है और लचीलापन होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। संवादात्मक, ये दोस्तों संवादात्मक है, संवादात्मक प्रकृति होती है। यानी ये एक दूसरे छात्र और अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करती हैं, वाद विवाद होता है और इससे क्या है, अधिगम में आसानी होती है। तो ये किस प्रकार की होती है, संवादात्मक प्रकृति की होती है, प्रेरणादायक होती है, सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से प्रायोजित होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो शिक्षण विधियां अधिकतर ये सामूहिक रूप से होती हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी छात्र को खड़ा करके पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जैसे व्याख्यान विधि में या प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, तो एक छात्र से पूछते हैं, अगर वो खड़ा होकर उत्तर दे रहा है तो वो कैसी हो गई, व्यक्तिगत। मूल्यांकन से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल दोस्तों, सर्वांगीण विकास में सहायक है और मितव्ययी होनी चाहिए। किस प्रकार की, यानी कम खर्चीली होनी चाहिए। जो शिक्षण विधियां हैं किस प्रकार की होनी चाहिए, कम खर्चीली, व्यवहारिक और प्रयोगशील होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो शिक्षण विधियां हैं वो छात्र और अध्यापक में व्यवहारिक होनी चाहिए, जिससे क्या है, जो छात्र हैं वो व्यवहार के बारे में अधिक सीख सकेंगे। प्रयोगशील होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, प्रैक्टिकल विधियां होनी चाहिए, इससे छात्र अधिक अधिगम करेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, ये भी सही है। क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए। ये सभी क्या है दोस्तों, शिक्षण विधियों के गुण हैं।
अब है दोस्तों गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां जो अपने सिलेबस में है दोस्तों, वो है विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन, खोज या हॉरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि। समस्या समाधान विधि नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका क्रम पूछा गया है, तो एक बार हम इसके क्रम और गुण दोष के बारे में इसे भी पढ़ लेंगे। दोस्तों पहली विधि है विश्लेषण विधि, इसे एनालिटिक या मेथड भी बोलते हैं। एनालिटिक का अर्थ होता है अलग करना, यानी कोई एक भाग है दोस्तों, तो उसको दो भागों में विभाजित कर देना, यह है एनालिटिक, यानी तोड़ के पढ़ना, यानी जो एक चैप्टर है उसको छोटे छोटे पदों में पढ़ना विश्लेषण विधि होती है। ये रेखागणित में अधिक उपयोगी होती है। समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, यानी कोई एक चैप्टर है तो उसको छोटे छोटे भागों में या पैराग्राफ में पढ़ाना विश्लेषण विधि में आता है। इस विधि का प्रयोग रचना करने एवं नवीन समस्याओं को हल करने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नवीन समस्याओं को हल करने एवं प्रयोग प्रयोग और रचना करने में। इस विधि का प्रयोग किसमें होता है? रचना करने में और नवीन समस्याओं को हल करने में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विधियां हैं अज्ञात निष्कर्ष। दोस्तों जो इनकी विधियां, इनको याद करने की ट्रिक है, अज्ञात निष्कर्ष संपूर्ण होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? अज्ञात निष्कर्ष संपूर्ण होते हैं। दोस्तों अपन इससे पकड़ लेंगे कि किस प्रकार चल रही है, यानी जो विश्लेषण विधि है किस प्रकार चलती है? संपूर्ण से अंश की ओर चलती है। तो ये याद करने की ट्रिक हो जाएगी, जो अज्ञात निष्कर्ष है वो कैसे होते हैं? संपूर्ण होते हैं। तो इनकी जो विधियां कैसी होती है? अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर। जो शुरू में हम दोस्तों जब विश्लेषण कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं? अज्ञात होते हैं, मतलब हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, यानी हमें एक रचना करनी है और उनके कुछ 3-4 हमें उसकी डायरेक्शन या पद दे दिए गए हैं कि इसका ये इतना कोण है, इनकी ये भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयां इतनी है, तो अज्ञात होती है। जब हम इनकी रचना करते हैं तो हमारे सामने क्या है? एक आकृति निकल के आ जाती है, तो उससे क्या अपन को ज्ञात हो जाता है कि आकृति किसकी है। निष्कर्ष से तथ्यों की ओर, यानी हमें पहले निष्कर्ष दे दिए गए और लास्ट में हम तथ्यों पे पहुंच गए कि इनका ये इस प्रकार इसकी रचना हुई है और इस प्रकार ये आकृति प्राप्त हुई है। संपूर्ण से अंश की ओर, बिल्कुल दोस्तों, ये कैसे चलती है? संपूर्ण से अंश की ओर। तो इसके मतलब कैसे हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर। इसके प्रमुख गुण है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये किस प्रकार है दोस्तों? करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक विधि है, तर्क, समरण, निर्णय आदि शक्तियों का विकास होता है। इस विधि से क्या होता है दोस्तों? तर्क, समरण, निर्णय आदि शक्तियों का विकास होता है। आलोचनात्मक विचारों का विकास, यानी ये किस प्रकार का होता है? अपसारी चिंतन का विकास करती है। किस प्रकार का दोस्तों? अपसारी चिंतन का विकास करती है। जो विश्लेषण विधि है अपसारी चिंतन का विकास करती है। समस्या की उत्पत्ति और हल करने में सहायक होती है। कोई समस्या उसको उत्पन्न करना और उसको हल करना विश्लेषण विधि में आता है। खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। प्रमुख दोष है, यह लंबी और कठिन विधि है, यानी ये काफी लंबी समय चलने वाली है, यानी अधिक समय लेती है। किस प्रकार की है दोस्तों? अधिक समय लेने वाली विधि है और कठिन है, यानी हर कोई अध्यापक इससे अधिगम नहीं करवा सकता या इससे शिक्षण नहीं करवा सकता। प्रत्येक अध्यापक इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाता। समय पर पाठ्यक्रम समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी इस विधि में अधिक समय चाहिए, तो पाठ्यक्रम है उसको विश्लेषण विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता समय पर। विश्लेषण विधि के चरण है, पहले सबसे पहले है समस्या की प्रस्तुति, यानी सर्वप्रथम हम समस्या की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद होगा समस्या की अनुभूति, उसके बाद होगा दोस्तों समस्या की अनुभूति, और लास्ट का होगा समस्या का विश्लेषण। सबसे लास्ट में होगा दोस्तों समस्या का विश्लेषण। इसके जो चरण है दोस्तों, पहला है समस्या की प्रस्तुति, दूसरा है समस्या की अनुभूति और तीसरा है समस्या का विश्लेषण। सबसे पहले प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद अनुभूति, यानी कोई चीज प्रस्तुत करने के बाद हम उसके बारे में क्या अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें इस प्रकार का होगा, इस प्रकार इसको हल किया जाएगा, और उसके बाद क्या हम उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो विश्लेषण सबसे लास्ट में आएगा विश्लेषण विधि में, और प्रस्तुतिकरण सबसे पहले आएगा। सबसे पहले होगा प्रस्तुति, उसके बाद अनुभूति, और अंतिम चरण होगा विश्लेषण। दूसरी विधि है दोस्तों संश्लेषण विधि। दूसरी विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि। इसे सिंथेटिकल बोलते हैं, यानी समावेश की प्रक्रिया, यानी इस संग्रहण करना। क्या है दोस्तों? संग्रहण करना।
विभिन्न अनेक प्रकार की चीजों का क्या दोस्तों संग्रहण करना संश्लेषण कहलाता है। सभी का संग्रहण करना क्या है, संश्लेषण कहलाता है दोस्तों। विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग जहां तक संभव हो सके साथ साथ करना चाहिए। इससे क्या दोस्तों, अध्ययन कैसे करना है विद्यार्थी ये सीख जाएगा। जब हम विश्लेषण और संश्लेषण विधियों का प्रयोग साथ साथ करेंगे, इससे अध्यापक की जो अपसारी और अभिसारी चिंतन है उन दोनों का विकास होगा। इससे वो अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसमें उसका विकास कर सकेगा। इसकी प्रमुख विधियां हैं दोस्तों, इसकी जस्ट विपरीत है। हमने क्या पढ़ा था, विश्लेषण में अज्ञात निष्कर्ष संपूर्ण होते हैं। जो अज्ञात निष्कर्ष है वो कैसे होते हैं, संपूर्ण है। जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों, जो संश्लेषण विधि है ये कैसे चलती है, ज्ञात से अज्ञात, तथ्यों से निष्कर्ष और अंश से पूर्ण की ओर। अंश से क्या है दोस्तों, संपूर्ण की ओर। यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है, जोड़ती है दोस्तों। ये क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों को जो विश्लेषण संश्लेषण विधि है ये क्या करती है दोस्तों, जोड़ती है। सभी को जोड़ के उसका सारांश प्रस्तुत करती है। यानी कोई जैसे ये समझ लीजिए, ये पूरा कोई चैप्टर है, इस चैप्टर को सारांश के रूप में प्रस्तुत करना यह संश्लेषण कहलाता है। इसके प्रमुख गुण हैं, ज्यामिति में अधिक प्रयोग होता है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जब आप बड़ी कक्षाओं में चल जाते हैं दोस्तों तो उनको क्या है, दिशा निर्देश ही करते हैं। यानी केवल ये बता देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, वे स्वयं उसका अधिगम करके परीक्षाएं देते हैं। इससे इसका मतलब क्या दोस्तों, वहाँ संश्लेषण विधि का अधिक प्रयोग होता है। लेकिन विश्लेषण विधि है उसका प्रयोग कहाँ होता है, छोटी कक्षाओं में। जो विश्लेषण विधि है दोस्तों इसका प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में और संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है बड़ी कक्षाओं में। ज्यामिति में अधिक प्रयोग पुनः गया दोस्तों। व्यवस्थित विधि यानी बिल्कुल पद क्रम से चलते हैं। जो पद है वो कैसे होते हैं, क्रम से होते हैं। समय और शक्ति की बचत, यानी अल्प समय में ही जो चैप्टर है उसको पढ़ लिया जाता है और इससे क्या है, जो शक्ति या ऊर्जा उसकी भी बचत होती है। इसका दोष क्या है दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। यानी हम किसी फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ हम चैप्टर का सारांश नहीं पढ़ा सकते। वहाँ जो चैप्टर है उसकी पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी। यानी ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। जो संश्लेषण विधि है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यानी अगर पूरा चैप्टर है दोस्तों और उस चैप्टर को हम छोटे से भाग में पढ़ रहे हैं तो उससे क्या दोस्तों, बिल्कुल कम नॉलेज मिलेगी और वो भी स्थायी नहीं होगी। यानी हम उस पार्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, क्योंकि जैसे कोई बच्चा ये सोचता है कि जैसे पूरी कोई चैप्टर है, उस चैप्टर को हम छोटे से पार्ट में पढ़ लें। यानी वो इस छोटे से पार्ट को रट लेगा, क्योंकि उसको समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा, उस छोटे से बिंदु को रटने का प्रयास करेगा ताकि वो पास हो सके। तो ये क्या दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तर्क, विचार करने और निर्णय करने की शक्ति का विकास नहीं होता है। इससे क्या दोस्तों, तर्क करना, विचार करना, निर्णय करना, खोज करना, इन सब का क्या दोस्तों, विकास नहीं होता। इसमें केवल जो पहले से ही जो किताबी ज्ञान है दोस्तों उसके बाहर उसका क्या है, विकास नहीं होता। यानी उसके अपसारी चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। जबकि जो अपसारी चिंतन है यानी वो केंद्रित होता है, बिल्कुल एक केंद्रित विषय पे ही पढ़ता है, उसके बाहर नहीं सोच पाता। यानी कोई चैप्टर या कोई टॉपिक है तो उसके बाहर के बारे में वो अध्ययन नहीं कर पाता है। यानी रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है संश्लेषण विधि में। इसके चरण है, सबसे पहले समस्या के आधार का ज्ञान होना चाहिए, फिर समस्या का ज्ञान होना चाहिए और लास्ट में समस्या का हल। दोस्तों अब अंतर देख लेते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि में अंतर। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात चलती है, संपूर्ण से अंश की ओर। और ये कैसे चलती है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। इसमें जो विश्लेषण विधि है इसमें विद्यार्थी अधिक क्रियाशील होते हैं, संश्लेषण में अध्यापक अधिक क्रियाशील होते हैं। विश्लेषण विधि पहले प्रयुक्त होती है, जो संश्लेषण विधि है बाद में प्रयुक्त होती है। यानी कोई चैप्टर है तो पहले उसको व्याख्या सहित पढ़ाया जाएगा और लास्ट में क्या दोस्तों, उसकी समरी या सारांश बताया जाएगा। यानी पहले विश्लेषण विधि का प्रयोग होगा और उसके बाद संश्लेषण विधि का प्रयोग होगा। खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है विश्लेषण विधि, जबकि जो संश्लेषण है या रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। विश्लेषण विधि क्रिया केंद्रित होती है, संश्लेषण विधि सूचना केंद्रित होती है। जैसे हम दोस्तों कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में अपन जब मैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद हार जीत का डाटा प्रस्तुत किया जाता है और उसमें संश्लेषण बताया जाता है कि मोस्ट किस प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया उसके बारे में। यानी यह सूचना केंद्रित है, जबकि विश्लेषण क्या है, उसका पूरा बताना, किसी के बायोग्राफी के बारे में पूरा बताना विश्लेषण है, जबकि संश्लेषण किसी चैप्टर का सारांश बताना है। यानी जो संश्लेषण है वो सूचना देता है और जो विश्लेषण है वो क्रिया केंद्रित होता है। विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक है, जबकि संश्लेषण विधि अमनोवैज्ञानिक है।
विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जब हम किसी चीज का विश्लेषण करेंगे तो अधिक ही समय लगेगा, और जब हम किसी का सारांश प्रस्तुत करेंगे तो बहुत कम समय में प्रस्तुत कर देंगे। यानी जो संश्लेषण है ये सार होता है, सार या सारांश। विश्लेषण विधि छोटे छोटे पदों में तोड़कर अध्ययन करना, यानी कोई चैप्टर है उसको डिवाइडेड कर देना। क्या है दोस्तों, उसको डिवाइडेड कर देना छोटे छोटे पदों में, यह है विश्लेषण। और जो संश्लेषण है दोस्तों वो क्या है, एक साथ प्रस्तुत कर देना। यह है दोस्तों संश्लेषण। और विश्लेषण क्या है दोस्तों, तोड़कर अध्ययन करना, जबकि अध्ययन को एकत्रित या सारांश रूप में पढ़ना संश्लेषण विधि में आता है। तीसरी विधि है आगमन विधि। जॉयस के अनुसार आगमन विधि दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जो विशेष दृष्टांत है दोस्तों, उसकी सहायता से जो सामान्य नियम है उनको विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि के चरण है उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले दोस्तों उदाहरण का क्या करना है, प्रस्तुतिकरण। जो विश्लेषण विधि है उसमें भी अपन ने क्या किया, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद है निरीक्षण करना, सामान्यकरण करना, और लास्ट में परीक्षण या सत्यापन या मूल्यांकन करना। ये आगमन विधि के चरण है। सर्वप्रथम जो आगमन और विश्लेषण विधि है, इनके जो गुण और दोष हैं लगभग समान जैसे हैं। तो आगमन विधि के चरण कैसे होंगे, प्रस्तुतिकरण करना, निरीक्षण करना, सामान्यकरण करना, परीक्षण एवं सत्यापन करना। यानी आगमन विधि व विश्लेषण जो विधि है, इनके जो गुण व दोष कैसे हैं दोस्तों, गुण व दोष समान है, लगभग एक जैसे ही है। इसकी विधियां भी वही है, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, और स्थूल से सूक्ष्म। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, जो इसमें एक और है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य। कैसी है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य, यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है। किस प्रकार चलती है दोस्तों, उदाहरण से नियम। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, सामान्य, नियम, अज्ञात एवं सूक्ष्म होते हैं। जो क्या है दोस्तों, सामान्य, नियम, अज्ञात व सूक्ष्म होते हैं। यानी जो सामान्य नियम होते हैं दोस्तों, उनके बारे में क्या है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब अपने को याद करने की ट्रिक से क्या है दोस्तों, ये ध्यान है कि जो सामान्य नियम है वो अज्ञात व सूक्ष्म होते हैं या नहीं होते हैं। कैसे भी दोस्तों इसको याद कर लेना है, होते हैं या नहीं होते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब ये लाइन के द्वारा अपन एक याद कर लेंगे। जब आगमन पढ़ लेंगे दोस्तों तो निगमन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी निगमन क्या है, आगमन की विपरीत विधि है। तो अपन को एक तरफ का याद करना है। अपन जानते हैं कि जो आगमन विधि है उसमें सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी नियम बाद में आता है। जब हम याद कर लेंगे कि सामान्य नियम अज्ञात व सूक्ष्म नहीं होते हैं, तो याद करने की ट्रिक हो जाएगी सामान्य नियम अज्ञात एवं सूक्ष्म। तो ये क्या है, चारों ही एक तरफ आएंगे। ये क्या है, वन साइडेड है। तो आपको पहले याद करना, इसमें उदाहरण कहीं नहीं आ रहा है, तो ये सूत्र किसके हो जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात, और सूक्ष्म से स्थूल। तो यह हो जाएगा निगमन विधि का। और जो इसका जस्ट विपरीत कर लेंगे तो ये हो जाएगा आगमन का। यानी आगमन कैसे चलता है, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, और स्थूल से सूक्ष्म। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, सामान्य नियम अज्ञात एवं सूक्ष्म नहीं होते हैं या होते हैं। मतलब ये क्या है, वन साइडेड है। एक तरफ याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके गुण देख लेते हैं। नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। बिल्कुल दोस्तों, आगमन और विश्लेषण विधि एक जैसी है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। अर्जित ज्ञान में प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए स्थायी होता है। जो अर्जित ज्ञान है दोस्तों, क्या प्रत्यक्ष तथ्य, यानी वो वेरीफाइड, मान लो कि वो क्या है, वेरीफाइड है, इसलिए वो क्या स्थायी होता है। आलोचनात्मक तर्क शक्ति व निरीक्षण का विकास, यानी अपसारी चिंतन का विकास। दोष है, केवल छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों जो विश्लेषण विधि है और जो आगमन विधि है, ये किस प्रकार की है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कठिन प्रयोग, अधिक समय, धीमी गति, अध्यापक निष्क्रिय है। दोस्तों क्या है, इसका प्रयोग करना कठिन होता है, अधिक समय लगता है, धीमी गति से होता है। यदि समय अधिक लग रहा है तो धीमी गति से होगा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि टाइम क्या है, अधिक लग रहा है, तो दोस्तों जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी एक दूसरे के विपरीत है। यदि समय कम लग रहा है तो जो गति है वो क्या होगी, अधिक होगी, और यदि अधिक समय लग रहा है तो गति धीमी होगी। अध्यापक निष्क्रिय होता है। जो आगमन विधि है इसमें दोस्तों अध्यापक निष्क्रिय होता है। संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन संभव नहीं, सभी अध्यापक सही तरीके से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी है निगमन विधि। लेंडले के अनुसार, लेंडले ने बोला है दोस्तों, पहले परिभाषा
का नियम सिखाया जाता है, यानी पहले नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है, अंत में तथ्यों का प्रयोग करके पूर्णतः उसे स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, जो आगमन विधि थे उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रस्तुतिकरण। क्या पढ़ा था दोस्तों? प्रस्तुतिकरण। उसके बाद अपन ने निरीक्षण किया, फिर उसका सामान्यीकरण किया और लास्ट में क्या उसका मूल्यांकन किया। जो जस्ट विश्लेषण विधि में था वही था, सबसे लास्ट में क्या था? मूल्यांकन और सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण। लेकिन जो निगमन विधि के चरण है उसमें पहले सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, यानी नियम नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद उदाहरण देना, नियम के बाद उदाहरण देना, उसके बाद निष्कर्ष और सबसे लास्ट में सत्यापन यानी वेरीफाइड करना। मूल्यांकन करना नहीं दोस्तों, जैसे हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं? सत्यापन करते हैं। इसका मतलब सबसे लास्ट में सत्यापन करना। सर्वप्रथम नियम बताना यानी सिद्धांतों का ज्ञान, उसके बाद उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना और सत्यापन। इसकी विधियां कैसी है दोस्तों? सामान्य नियम कैसे होते हैं? अज्ञात व सूक्ष्म होते हैं। जो सामान्य नियम क्या है? अज्ञात एवं सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं या नहीं होते हैं, ये याद करने की ट्रिक में। सामान्य नियम सूक्ष्म एवं अज्ञात होते हैं। तो ये वन साइडेड हो गए। सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, स्थूल सूक्ष्म स्थूल और नियम से उदाहरण। ये याद करने की ट्रिक हो गई दोस्तों। सामान्य नियम सूक्ष्म एवं अज्ञात होते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म स्थूल और नियम से उदाहरण। तो अपन इसमें पकड़ेंगे किससे? नियम। यानी हम जानते हैं कि जो जो निगमन विधि है दोस्तों किस प्रकार की नियम से उदाहरण की ओर चलती है, जबकि जो आगमन विधि है वो कैसी है? उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यानी जब नियम आ जाएगा तो पहले अगर नियम पूछा जा रहा है तो वो निगमन होगी, और यदि पहले उदाहरण आ रहा है तो दोस्तों वो आगमन होगी। तो याद करने की ट्रिक में ये आसानी रहेगी जब नियम आ जाएगा। इसके गुण है दोस्तों, कम समय में अधिक अध्ययन। मतलब बहुत कम समय में क्या है? अधिक अध्ययन होती है, समय की बचत होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी याद करने की जो याद करने की क्षमता है दोस्तों उसमें क्या होता है? उसमें विकास होता है। ज्ञान अर्जन की तीव्र गति होती है। इसके दोस्त है दोस्तों वही जो संश्लेषण विधि के हैं, संश्लेषण विधि के हैं, लगभग वही निगमन विधि के दोस्तों। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, स्मृति केंद्रित होती है, केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी। जबकि जो आगमन और विश्लेषण विधि है वो किस प्रकार की है? छोटी कक्षाओं के लिए, तर्क एवं अन्वेषण के लिए कोई स्थान नहीं। अब दोस्तों इनमें अंतर देख लेते हैं, आगमन और निगमन विधि में अंतर। दोस्तों जो आगमन विधि है ये कैसी होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये सूत्र हमने पढ़ लिए थे। जो आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि जो निगमन होती है सामान्य से विशिष्ट होती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम, निगमन विधि नियम से उदाहरण। जो आगमन विधि होती है स्थूल से सूक्ष्म, जो निगमन विधि होती है स्थूल सूक्ष्म से स्थूल। और जो आगमन विधि होती है ज्ञात से अज्ञात, जबकि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात। याद करने का वही सूत्र दोस्तों क्या है? सामान्य नियम सूक्ष्म व ज्ञात होते हैं या नहीं होते, वो बात ये की है। मतलब ये वन साइडेड है, ये जिधर भी आएंगे एक तरफ आएंगे। अगर दोस्तों ये सभी लिख के आ गया, जैसे ऑप्शन में आ गया विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, सूक्ष्म से स्थूल, जैसे ये आ गया सूक्ष्म से स्थूल, और लास्ट में आ गया ज्ञात से अज्ञात। यानी हम जान गए कि ये तीनों ही तो एक जैसे हैं और ये नहीं है, मतलब यही उत्तर होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर ऐसे भी आता है तो दोस्तों अपन ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हैं। अगर अपन को ये नहीं पता है कि सूत्र किस विधि का है, लेकिन अपन को ये याद है कि सामान्य नियम सूक्ष्म एवं अज्ञात होते हैं, तो इससे अपन क्या ट्रिक याद कर लेंगे। और ये क्या दोस्तों सभी वन साइडेड है। जो आगमन विधि है कैसी होती है? विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात। निगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल और अज्ञात से ज्ञात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर दूसरे एग्जाम में, यानी एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में इस विधियों से एक सूत्र आता है, और वो सूत्र इन्हीं विधियों से आता है सूत्र। और दोस्तों यही पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र है और कौन सा नहीं है। आगमन विधि में बालक क्रियाशील होते हैं, निगमन विधि में शिक्षक क्रियाशील होता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है आगमन विधि। जो निगमन विधि है वो कैसी है दोस्तों? बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, अनुसंधान मार्ग और अवबोध केंद्रित है, यानी सोच या समझ का विकास करती है। ये अनुकरण मार्ग यानी नकल करना और स्मृति केंद्रित है। यह अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है, यह अध्ययन की है। अध्यापन यानी पढ़ाना, और अध्ययन यानी स्वयं पढ़ना। स्वयं पढ़ने के लिए कौन सी विधि अच्छी रहती है? निगमन विधि। और पढ़ाने के लिए आगमन विधि का सही उपयोग रहता है दोस्तों। खोज की प्रवृत्ति को प्रेरित करती है जो आगमन विधि होती है, और जो निगमन विधि होती है यह रटने की प्रवृत्ति को प्रेरित करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों
खोज या हॉरिस्टिक विधि, उसके बाद परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि और समस्या समाधान विधि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।